शुरू करते हैं सेमेस्टर 5 पोल साइंस, प्रशासन और लोक नीति, तथ्य और सिद्धांत। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये यूनिट 1 का चैप्टर फर्स्ट है लोक प्रशासन का अर्थ, आयाम और महत्व। तो लोक प्रशासन पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे प्रशासन शब्द का मतलब क्या होता है। प्रशासन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एडमिनिस्टर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है एक व्यक्ति के बारे में विचार करना, उसकी देखभाल करना, उसकी समस्याओं को समझना और सुलझाना। मतलब अगर कोई व्यक्ति है उसके बारे में सोचना, उसका विचार करना, देखभाल करना, उसकी समस्याओं को समझना और उसका निवारण करना, एडमिनिस्टर का काम ही होता है। प्रशासन जो है वो एक सामूहिक क्रिया है, ऐसा नहीं है मतलब प्रशासन कोई एक आदमी नहीं चला सकता। जैसे हम कोई बिजनेस वगैरह खोलते हैं तो हम उसको अकेले नहीं हैंडल कर सकते, उसके लिए हमें कुछ लोगों की ज़रूरत होती है कुछ ना कुछ काम करने के। ऐसी प्रशासन में होता है कि अगर सरकार कोई नीति निकालती है तो उसको जनता तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसको मीडिएटर का काम करते हो। तो प्रशासन जो है वो एक सामूहिक क्रिया है, कुछ लोगों के द्वारा की जाती है। जो प्रशासन में जैसे कुछ लोग इकट्ठा हुए, अब अगर हम देखते हैं कोई भी संगठन होता है, कोई भी NGO वगैरह होते हैं, तो वो भी एक प्रशासन का ही भाग है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो लोग हैं आपस में संयुक्त प्रयास करते हैं अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पाने के लिए। क्या करते हैं वो संयुक्त प्रयास करते हैं, आपस में तालमेल बिठाते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को पा सकें। अब एक कंपैरिजन आता है प्रशासन, प्रबंधन और संगठन, इन तीनों में अंतर क्या होता है। तो जो प्रशासन है वो मानव, स्थान और सामान का मिश्रण है। इसका मतलब हो गया जैसे अगर हम प्रशासन की बात करें तो कमरा, किसी कमरे में अगर कोई लोग बैठे, कैबिनेट है, उसकी मीटिंग चल रही है, तो उस कमरे में जो भी चीज़ें हैं उस टाइम पे अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें प्रशासन का भाग होगी। चाहे वो आपकी टेबल कुर्सी हो, चाहे वहाँ के लोग हो, चाहे कमरा हो, उस यानी कि मानव, स्थान, वो जगह और उसके अंदर का सामान, सब कुछ प्रशासन का पार्ट है। अब प्रबंधन की बात करते हैं तो किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कोई भी हमारा टारगेट लक्ष्य वगैरह होता है, उसको प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन, निर्देश प्रदान करता है। प्रबंधन क्या करता है कि कोई भी काम अगर हमने सोचा है कि हमें ये करना है, जैसे सरकार ने कोई नीति निकाली, जनधन योजना निकाली मान लो, तो जनधन योजना क्या थी कि हर गरीब का या हर व्यक्ति का भारत में अकाउंट हो। तो ये हमारा लक्ष्य है कि भारत में हर किसी का अकाउंट हो। अब इसको पाया कैसे जाए कि कैसे अकाउंट खुलवाए जाएं, कैसे नीचे जन जन तक पहुंचा जाए, कैसे उनके अंदर जागरूकता पैदा की जाए, तो ये सब हो जाता है प्रबंधन। हमें मैनेजमेंट करना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा इसको, तो ये सब चीज़ें आ जाती है प्रबंधन में। अब आ जाता है संगठन। संगठन एक यंत्र की तरह है जो प्रशासन और प्रबंधन में सामंजस्य यानी तालमेल बना के रखता है। संगठन जो होता है वो एक, समझ सकते हैं, एक यंत्र की तरह, एक गैजेट की तरह है जो कि प्रशासन और प्रबंधन में तालमेल बना के रखता है। अब देखते हैं लोक प्रशासन। लोक प्रशासन एक प्रकार का संघ है जो व्यवस्था की सीमाओं में रहकर कार्य करता है। जैसे कि अगर हम लोक प्रशासन की बात करें, जो हमारे IAS, IPS, पुलिस और भी बहुत सारी जो सेवाएं होती है, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो एक प्रशासन का पार्ट होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये अपनी सीमाओं में रहकर, इनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो सीमाओं में रहकर ही ये क्या करते हैं, सेवाओं का वितरण करते हैं। यानी कि लोगों तक सरकार की जो सेवाएं हैं डायरेक्ट लोगों तक नहीं जाती, वो इनके थ्रू होके जाती है। तो जो सेवाएं हैं उनका लोगों में वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना इनका काम होता है, जिससे कि जो समाज है वो कुशल और प्रभावशाली हो सके। और जनता जो है सरकार के समान, इसमें जनता को सरकार के समान माना जाता है। सरकार की क्रियाओं को हर क्षेत्र में प्रभावी ढंग से और ध्यानपूर्वक संचालित करता है, जो लोक प्रशासन होता है। जो बताया मैंने भी, IAS, IPS, पुलिस वगैरह जो भी होते हैं, तो सरकार की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी उनकी योजनाएं हैं, जो भी सरकार कुछ भी कर रही है, तो उसको हर क्षेत्र में प्रभावी ढंग से और ध्यानपूर्वक संचालित करता है, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करता है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने दी है, वेस्टर्न थिंकर्स ने दी है। बुक से अगर याद रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो इतनी कोई ज़रूरत है नहीं।
लोक प्रशासन अगर हम शॉर्ट फॉर्म में समझे, संक्षेप में अगर इसको लोक प्रशासन को हम देखें तो सरकार की तीनों शाखाओं से ये जुड़ा होता है। ठीक है, सरकार की जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका वगैरह जो भी होती है तो इन तीनों से ये जुड़ा होता है। महत्वपूर्ण कार्य या योजना को ये प्रतिबंधित करता है। कोई भी कार्य योजना सरकार की निकली है तो उसका प्रबंधन लोक प्रशासन के लोग ही करते हैं कि कैसे जाएगी नीचे गरीबों तक, कैसे सब तक पहुंचेगी, तो इसका प्रबंधन यही करते हैं। निजी संगठन से काफ़ी अलग होता है, जैसे एनजीओज होते हैं या कोई महिला संगठन है, कोई वैसे ही कोई आपस में कोई हिंदू संगठन बना लिया, किसी ने कुछ संगठन बना लिया, तो इन संगठनों से ये बहुत अलग होता है प्रशासन। परंतु निजी संगठनों से जुड़ा हुआ होता है, उनसे अलग होता है लेकिन उनसे जुड़ाव में होता है। जुड़ाव में जैसे मतलब अब मान लो जो IAS IPS अधिकारी होते हैं, अब ये निजी संगठन से अलग है क्योंकि सरकार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनका लिंक होगा कुछ NGO से, महिला संगठन कोई बने अगर उनके एरिया में है, काम कर रहे हैं, तो उनसे इनका लिंक होता है, जुड़े हुए रहते हैं उनसे, लेकिन उनसे बहुत कुछ मतलब अलग होते हैं क्योंकि सरकार के लिए काम कर रहे हैं और वो अपने निजी हित के लिए काम कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, लोगों के हित के लिए कार्य करता है। ठीक है, सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम ये करते हैं, तो यानी लोगों के हित के लिए काम करते हैं। सामान्य रूप से जनता पर बल दिया जाता है, यानी कि जनता पे बल दिया जाता है, क्या मतलब है, ये नहीं कि उनके ऊपर बैठ जाया जाता है। जनता पे बल का मतलब है जनता पे ही फोकस किया जाता है कि जनता तक ये चीज़ें जो सरकार के द्वारा कोई भी योजना, कार्य वगैरह जो भी चीज़ें सरकार निकाल रही है, कोई स्कीम निकाल रही है, तो जनता तक ये पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये सब कुछ देखा जाता है। इसी को देखा जाता है कि सामान्य रूप से जनता पर बल दिया जाता है। प्रशासन के व्यक्तियों को क्षमता प्रदान करता है। जो लोक प्रशासन है, जो सरकार के लिए जो काम करते हैं, वो प्रशासन के व्यक्तियों को, प्रशासन अभी बताया था वो कोई भी संगठन हो सकता है, हर संगठन में प्रशासन होता है। अब अभी हमारे घर में भी एक प्रशासन है। ठीक है, कोई भी घर में कोई बड़ा होता है, फिर उसका छोटा छोटा छोटा, घर में मम्मी भी होती है। तो अब देखेंगे लोक प्रशासन के आयाम। लोक प्रशासन को हम थोड़ा बैक टू बेसिक में जाके देखते हैं कि ये क्या था पहले और बाद में कैसे बदला। तो लोक प्रशासन के कई शताब्दियों पहले ये एक अपरिचित विषय था, यानी इसको कोई जानता नहीं था, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था इस पर, लोक प्रशासन क्या होता है क्या नहीं होता, वो लोग पढ़ते नहीं थे। था पहले भी लेकिन पढ़ते नहीं थे। आज ये एक सुव्यवस्थित अध्ययन का विषय बन गया है धीरे धीरे समय के साथ। आज अगर हम इसको देखते हैं तो एक विषय के रूप में उभर के आया है। कई आर्थिक और राजनीतिक मामले भी इसके अंदर आ गए। पहले इतना ज़्यादा इसका विस्तार नहीं था, कुछ चंद सर्विसेज के लिए ही था। बाद में इसके अंदर और भी मामले आए हैं, आर्थिक राजनीतिक मामले इसमें घुसते चले गए। शुरुआती दशकों में लोक प्रशासन का अर्थ राज्यों के प्रतिदिन के मामले, सिर्फ इतना अर्थ था लोक प्रशासन का। इनका काम भी यही था कि राज्यों के जो थे प्रतिदिन के मामले जो थे उनको देखना और सुलझाना, इनका सिर्फ इतना काम था। कुछ समय बाद लोक प्रशासन का अर्थ बदला, इसमें और भी चीज़ें जुड़ती चली गई। तो मानवीय और भौतिकीय संपत्ति का प्रशासन, जिसमें रणनीतियों का उपयोग, सरकार के विकल्प पर भी ध्यान दिया जाता था। मानवीय और भौतिकीय संपत्तियों का प्रशासन इसमें इसको कहा जाने लगा बाद में, क्योंकि जिसमें क्या होता है, रणनीतियों का उपयोग किया जाता था। मानवीय और भौतिकीय संपत्ति में मानवीय संपत्ति होती है, जैसे अब हम प्रशासन में कुछ लोगों को ज्वाइन कराएंगे। अब मान लो IAS IPS ऑफिसर की हमने ज्वाइनिंग कराई, तो क्या है, हमारी मानवीय संपत्ति है। और भौतिकीय संपत्ति अभी बताया मैंने, प्रशासन में जो भी स्थान और सामान, ये सब चीज़ें होती हैं। प्रशासन में मानव, सामान और स्थान तीनों चीज़ों का मिश्रण है। तो जो भौतिक संपत्ति और मानव संपत्ति है उसका प्रशासन इसको कहा जाने लगा बाद में, जिसमें क्या होता है, रणनीतियों का उपयोग होता है, यानी कि स्ट्रेटजी बनाई जाती है, बैठक होती है या कोई भी मुद्दा होता है उसके ऊपर क्या होता है, रणनीति बनाई जाती है, यानी प्रबंधन किया जाता है कि इस चीज़ को हम कैसे करेंगे। और उसमें सरकार के विकल्पों का भी ध्यान दिया जाता है कि सरकार क्या करना चाहती है, हमसे क्या कराना चाहती है सरकार। एक विद्वान रहे हैं, दुनिया के लिए रहे हैं, केंद्रीय LD वाइट इनका नाम था, वेस्टर्न थिंकर थे। केंद्रीय विस्तार व नीति क्रियान्वयन के तत्व, इन्होंने एक बात बोली थी
कि सरकार के दृष्टिकोण का जो केंद्रीय विस्तार और नीति क्रियान्वयन के तत्व है, यानी कि केंद्र का जो विस्तार है, कोई भी गवर्नमेंट हो या आप राष्ट्र राज्य उस टाइम पे थे, तो इनका जो विस्तार है वो नीति क्रियान्वयन, यानी कोई भी नीति बनाई है उसका क्रियान्वयन यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके जो तत्व थे वो सरकार के दृष्टिकोण को प्राधिकृत यानी ऑथोराइज्ड करते थे और सरकार के प्रशासनिक समस्याओं को न्याय संगत बनाते थे। राज्य कई कारणों के चलते बाधित हो जाते थे। जैसे उस समय क्या होता था, राज्य जो थे उनके पास बहुत सारा काम हो गया था, या कह सकते हैं कि ले लिया था उन्होंने कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम सड़कें भी बना देंगे, हॉस्पिटल में भी अच्छी सुविधा दे देंगे, शिक्षा भी हम देंगे, सिक्योरिटी भी हम करेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी भी हम करेंगे। तो सरकार ने क्या करा था, राज्यों ने क्या करा था, कई सारे काम ले लिए। तो इसके चलते क्या था, राज्य बाधित हो जाते थे। यानी कि जैसे हॉब्स और लॉक की अगर हम उदाहरण लें तो इनके भी राज्य क्या करते, ज़्यादा काम की वजह से बाधित हो गए थे। तो बाधित ना हो उसके लिए क्या किया जाए, अधिकांश कार्यों को पूर्ण किया जाए या ज़्यादातर काम को जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए और विकल्पों को वास्तविक रूप दिया जाए। यानी कि जो विकल्प हैं, जो भी हम ऑप्शन सोच रहे हैं, उनको सिर्फ सोचें ना, उनको वास्तविक रूप दे, रियल में लेके आए। सिर्फ सोच में रखेंगे तो काम पूरा नहीं होगा। अब इन दोनों कामों को कैसे किया जाए कि राज्यों को ज़्यादा लोगों की आवश्यक उपयोग करना चाहिए। जो राज्य है उसको अपना मानवीय संसाधन बढ़ाने चाहिए, जो मानव संसाधन है राज्य को वो बढ़ाने चाहिए, ताकि काम अगर ज़्यादा है तो लोग भी उस हिसाब से उनको ज़्यादा रखने चाहिए ताकि काम जल्दी से पूरा हो। और विस्तार के साथ साथ राज्य की क्षमताएं उत्तरदायित्व बढ़ने चाहिए। यानी जैसे जैसे केंद्र का विस्तार होता जा रहा है, केंद्र का जैसे जैसे विस्तार होगा उसमें राज्य की क्षमताएं यानी उसका कार्यबल और उसकी जो उत्तरदायित्व है वो बढ़ने चाहिए। एक चीनी व्यक्ति थे उस टाइम पे, जब ग्लोबलाइजेशन होता है पूरे वर्ल्ड में, तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ती है, लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, संस्कृतियाँ टकराती हैं कई सारी। भाई लोग, अब इंडिया के लोग हैं वो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमारा नेटवर्क यूरोप के लोगों से, अमेरिका से हमारा कांटेक्ट बढ़ता चला गया। तो चीनी व्यक्ति था एक, जेनोफोबिया जिसका नाम था। इसने क्या किया था, चीन के नागरिकों को, ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं 6वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान, चीन के नागरिकों को विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्तियों के साथ घुलने मिलने की अनुमति नहीं दी। इनका ये मानना था कि अगर चीन के नागरिक किसी और देश के लोगों से या किसी और राष्ट्र के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो उनका क्या है, जो व्यवहार है, उनका जो चरित्र है वो दूषित हो जाएगा। जैसे हम करते हैं ना अपने घर में भी, अगर छोटे थे जब मम्मी कहती थी नहीं इसके साथ नहीं खेलना, उसके साथ नहीं खेलना, बिगड़ जाएगा तू। तो ये इसका मानना ऐसा ही था कुछ कि चीन के लोगों को और दुनिया के लोगों से नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, उनका व्यवहार और चरित्र दूषित हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले अगर हम देखें, कई राष्ट्र जो थे वो अल्प विकसित थे और तीसरी दुनिया की सरकारें जो थी वो दबाव में नहीं थी, या उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि उनको मतलब कहीं कुछ पार्ट लेना है या कहीं भाग लेना है किसी युद्ध वगैरह में, तो उनके ऊपर ऐसा कोई दबाव था नहीं। और जो बाकी राष्ट्र कुछ थे वो कुछ अल्प विकसित थे, यानी कि वो इतने ज़्यादा प्रॉस्परस थे नहीं उस टाइम पे। परंतु आज वर्तमान में अगर हम देखें तो नागरिकों की सोच बदली है। अब वो लोग ज़्यादा सोचते हैं किसी भी मुद्दे पर कि सरकार क्या कर रही है, कब कर रही है, कैसे कर रही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब लोगों को फ़र्क पड़ता है, पहले लोग इतना सोचते नहीं थे। राजनीतिक दल जो थे समय के साथ सक्रिय होते गए। जब लोगों ने सोचना शुरू किया, उन्होंने आंदोलन वगैरह करने शुरू कर दिए या सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया, नहीं ये गलत है, ये सही है, तो राजनीतिक जो दल थे वो भी सक्रिय होना शुरू हो गए हर राज्य में। सरकार का गठन या पतन किसी भी मामले को प्रभावित नहीं करता उस आज के टाइम में अगर हम देखें तो।
और लोकतंत्र का विकास सरकारों पर बल देता है। लोक प्रशासन में बाहरी मांगों को पूर्ण करने का प्रयास करा जाए। लोकतंत्र का जैसे जैसे विकास हुआ वो क्या करता है, सरकारों पर बल देता है। लोकतंत्र का जो जैसे जैसे विकास हुआ तो सरकारों पर बल आया कि लोक प्रशासन में जो बढ़ रही मांग है उनको पूर्ण करने का वो प्रयास करें सरकारें। लोक प्रशासन जैसे जैसे बढ़ा ना, लोकतंत्र हमारे जहाँ हमारे जैसे जैसे बढ़ा तो लोग क्या करते हैं, सरकार का विरोध करना शुरू करते हैं। तो सरकारों पे ये बल आ गया, मतलब एक तरीके से उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि जो लोगों की जो मांगे हैं उनको पूर्ण किया जाए, पूर्ण करने की कोशिश की जाए। इसी तरह एक और विद्वान रहे पीटर सेल्फ। इन्होंने बुक लिखी थी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड पॉलिसीज। इनकी बुक का नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड थ्योरीज। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि राजनीतिक कारकों को सरकार के कार्यों पर प्रकाश डाला। इन्होंने इस बुक के अंदर राजनीतिक कारकों पर और सरकार के जितने भी कार्य थे उन पर प्रकाश डाला और बताया कि सरकार जो है वो राजनीतिक कारकों और दृष्टिकोणों से चिंतित रहती थी। इसका अर्थ है कि मतलब चिंतित रहती थी, क्यों रहती थी भाई, राजनीतिक जो कारक थे और जो दृष्टिकोण थे उनके, उनसे बहुत ज़्यादा सरकार जो है वो चिंतित रहती थी। इनके अनुसार क्यों रहती थी, प्राधिकरण में अधिकांश रूप से राजनीति के विषय में विचार किया जाता है। यानी कि अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो जितने भी प्राधिकरण या ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं उसके अंदर राजनीति के विषय में ज़्यादा विचार होने लग गया था, अगर हम लोकतंत्र के बाद की बात करते हैं तो। ऐसे ही एक और विद्वान थे डेमिनिस सेल्फ। इन्होंने बताया था कि क्षमताओं को प्रशासनिक आधार पर संपूर्ण आधिकारिक रूपरेखा में युक्त होना चाहिए। यानी कि जो लोग हैं, मान लो अब IAS IPS ऑफिसर पहले जो हुआ करते थे या कोई वैसे भी होते थे, मतलब मिनिस्ट्री वगैरह में चले गए या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अधिकारी वगैरह बन गए, तो वो क्या करते थे, अपनी क्षमताओं को भूलकर वो सिर्फ करप्ट हो जाया करते थे। मतलब अगर पैसा पहले होता सरकारी नौकरी मिल गई पर ठीक है, अपना काम वाम पे ध्यान देना नहीं है, तो वो अपनी क्षमताओं को छोड़कर वो अपने ही स्वार्थ में काम किया करते थे। तो इन्होंने बताया कि क्षमताओं को प्रशासनिक आधार पर संपूर्ण आधिकारिक रूपरेखा में युक्त होना चाहिए। यानी कि कोई भी अधिकारी अगर है तो वो ये समझे कि मैं अधिकारी हूँ, यानी कि उसको रखा गया है लोगों की सेवा के लिए या लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुन के सुलझाने के लिए। अपनी क्षमताओं से वो उनको सुलझाए और लोगों की मदद करे। इनका कहना ये था। एक और विद्वान थे डेविंडल सेल्फ। इनका कहना था कि व्यवहारिक पद्धति का अर्थ प्रशासन अपने दृष्टिकोण द्वारा प्रतिदिन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को विस्तृत और संतुष्ट करने का प्रयास करती है। यानी कि जो प्रशासन है वो अपने दृष्टिकोण द्वारा प्रतिदिन व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं हैं, जो लोगों की आवश्यकताएं रोज की हैं, उनको विस्तृत और संतुष्ट करने का प्रयास करती है। प्रशासन जो है वो क्या करता है कि भाई लोग उसके पास आ रहे समस्याएं लेकर, उसको सुनेगी, समझेगी, उसका हल निकालेगी। तो उनकी जो व्यक्तियों की आवश्यकताएं हैं उनको विस्तृत और संतुष्ट करने का प्रयास करती है, उनको संतुष्ट करेगी। एक और विद्वान थे जॉन रॉल्स। ये लोग प्रशासन पे क्या कहते थे, इनकी एक बुक थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। इन्होंने क्या बताया था, न्याय की परिकल्पना को इन्होंने इस बुक में पुनर्भाषित और पुनर्गठित किया। यानी कि उस समय जो न्याय माना जाता था कि भाई न्याय ये है, लेकिन इन्होंने क्या करा, न्याय की एक तरीके से परिभाषा या परिकल्पना बदल दी, पुनर्गठित कर दिया उसको। इन्होंने बताया कि समता आवश्यक है। समता और समानता में फर्क है। समता जो है कि सबको एक रूप में देखना, कोई भी किसी भी विभिन्न, समता आवश्यक है यानी कि विभिन्न असंतुलनों को समायोजित किया जाए ताकि किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न ना हो। जितने भी असंतुलन थे, चाहे वो धार्मिक असंतुलन हो, चाहे वो वित्तीय असंतुलन हो,
जो हम देखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम और ये पारसी है, ये सिख है, ये मौलाना है, तो धार्मिक रूप से भी कई सारे असंतुलन थे, कुछ वित्तीय भी थे, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, ये बहुत सारे श्रेणियाँ हमने बना दी थी। तो इन्होंने समता की बात करी थी कि नहीं, सब एक बराबर रख दो ताकि कोई भी असुविधा उत्पन्न ना हो। असंतुलन जब तक रहेगा तो असुविधा उत्पन्न होती रहेगी। रोल्स की ये योजना सरकार पर अधिक भार डालती थी, क्योंकि समता कौन लाएगा? सरकार लाएगी। सबको एक रूप में, एक कानून के अंदर कौन लेके आएगा? सरकार लाएगी। यह योजना उदार मत प्रणाली पर आधारित है। यह योजना उदार मत प्रणाली पर आधारित है, यानी कि प्रशासन व्यक्तियों के प्रति दायित्वों को अस्वीकार नहीं कर सकता। यानी कि जो प्रशासन है, व्यक्तियों के प्रति जो उनका दायित्व है उसको अस्वीकार नहीं कर सकता। उदार मत प्रणाली का मतलब यही हुआ कि प्रशासन का काम है लोगों की समस्याओं को समझना, सुलझाना। तो प्रशासन इससे नकार नहीं सकता, मुकर नहीं सकता इस बात से पीछे। अपने दायित्व, उनके ये दायित्व है, उनका उत्तरदायित्व है, इससे वो पीछे नहीं हट सकता। यह देखा जाए कि कोई न्याय के किसी भाग से वंचित तो नहीं रह गया। यानी प्रशासन का इन्होंने एक काम बताया था कि न्याय जब होगा, ये इनका काम था देखना कि कोई भी योजना सरकार अगर कोई ला रही है, नीति वगैरह, जो भी मतलब फ़ायदा उनको पहुंचना चाहिए लोगों तक, वो जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई उससे वंचित रह गया हो। ऐसा उनका कहना था। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले पार्ट में।